हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे लाइफ प्रोसेस, जो आपके क्लास 10th के बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले देखेंगे इसको कैसा डिफाइन कर सकते हैं लाइफ प्रोसेस को। तो इसको डिफाइन करते हैं ऐसी प्रोसेस जो हमारे लाइफ को मेंटेन रखने में हेल्प करती हैं, उनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अगर आपको देखना है कि लाइफ प्रोसेस क्या क्या है तो सबसे पहले आप ऐसा सोच सकते हैं वो कौन सी प्रोसेस है जिसके बंद हो जाने से हमारी ह्यूमंस की सबसे पहले डेथ हो जाएगी। तो उसमें आपको देखेंगे एक हार्ट अटैक मिलता है जिससे बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। तो एक्चुअली में अगर हम हार्ट अटैक को देखें तो हम बोल सकते हैं सर्कुलेशन। क्या बोल सकते हैं? सर्कुलेशन। अगर सर्कुलेशन रुक जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा तो आदमी की डेथ हो जाएगी। इसका मतलब ये एक लाइफ प्रोसेस है जिसके वजह से लाइफ बनी रहती है। दूसरा देखेंगे तो अगर कुछ लोग हैं वाटर में डिप हो जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनके गैसियस एक्सचेंज बंद हो जाता है। तो हम गैस अगर एक्सचेंज बंद हो जाएगा तो बॉडी का रेस्पायरेशन बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब दूसरा लाइफ प्रोसेस है रेस्पायरेशन। अगर सांस कोई नहीं ले पाएगा तो डेथ हो जाएगी। तीसरा लाइफ प्रोसेस अगर हम देखें तो एक्सक्रेशन आ जाएगा। अगर किसी की किडनी खराब हो जाएगी तो बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल नहीं निकल पाएंगे, इस वजह से भी उसकी कुछ एक मंथ के अंदर डेथ हो जाएगी। एक और लाइफ प्रोसेस है, अगर किसी को न्यूट्रिशन देना बंद कर दें तो भी उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये लाइफ प्रोसेस में आपके हो जाते हैं सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, न्यूट्रिशन। कभी कभी कुछ बच्चे बोलते हैं रिप्रोडक्शन, लेकिन रिप्रोडक्शन आपके लाइफ प्रोसेस में नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके आस पड़ोस में मिल सकते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ रुक जाएगी। ऐसे में मेरा मतलब कि उनकी डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस में नहीं आता है। इससे पहले भी हम एक चीज़ और देखेंगे जो आपके इसी चैप्टर का पहला है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। तो आप जो पिछले क्लास में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, लिविंग क्या होती है, क्लास 7-8 तक कैसे कहते हैं हम लोग, लिविंग क्या है? हर वो एनिमल जो ग्रो करता है, जो मूव करता है, जो अपने बच्चे पैदा करता है, वो लिविंग है, हम लोग ऐसा बोलते हैं। बट क्लास 10th में आने के बाद आपकी ये डेफिनेशन चेंज हो जाती हैं। आप ऐसे को नहीं बोल सकते हैं कि वो लिविंग है। फिर क्या है? आपके पास 2 ही पॉइंट मिलते हैं पूरा पैराग्राफ मिलने के बाद, क्योंकि सब चीज़ को डिस्कार्ड कर देता है। अगर आप मूव को देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत छोटे हैं, जैसे पोरीफेरा के कुछ मेंबर्स हैं, जैसे साइकॉन है, ल्यूकोसोलोनिया है, ये लोग नहीं मूव करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी डेथ हो जाती है, तो मूवमेंट भी डिस्कार्ड हो जाता है। जो बच्चे पैदा करते हैं उनको हम लोग लिविंग बोलते हैं, वो भी डिस्कार्ड हो जाता है क्योंकि अभी मैंने बताया कुछ लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं। मूविंग डिस्कार्ड, ग्रोथ भी डिस्कार्ड हो जाती है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स है 17-18 के बाद आने के बाद जब उनकी उम्र 19-20 हो जाती है, उनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो ऐसे में हम तो नहीं कह सकते उसकी डेथ हो गई है। तो ऐसे में 2 ही बचते हैं। एक बचता है कि जो रिपेयरिंग है। हाँ, एक 2 चीज़ें हैं जो कि डिस्कार्ड नहीं होती क्लास 10th की एनसीईआरटी में। उसमें एक है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी बॉडी में कहीं कट लग जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें रिपेयरिंग होती है, हीलिंग होती है। हीलिंग प्रॉपर्टी होती है या रिपेयरिंग प्रॉपर्टी होती है, रिपेयरिंग है ना, रिपेयरिंग होती है। ये एक ऐसी प्रोसेस है, हीलिंग या मेंटेनेंस कह सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ सेल है ना। ये जो हैं ये हीलिंग, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ऑफ सेल है ना, मेंटेनेंस ऑफ सेल एंड बॉडी, सेल एंड बॉडी बोल सकते हैं। ये एक प्रोसेस है जो क्लास 10th में है और इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। सेकंड एक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ में। सेकंड आता है कि जो हमारे सेल्स हैं, है ना, क्योंकि सेलुलर लेवल पे हम लोग पहुंच जाते हैं। सेल जो होते हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे उसमें आप पढ़े हैं राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो उसको बार बार अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं जो कि प्रोटीन की यूनिट होती है ताकि वो प्रोटीन को बना सके। अगर कोई चीज़ जैसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के लिए लिपिड चाहिए होती हैं, तो मॉलिक्यूल्स बार बार उसमें मूव करते रहते हैं, सेल के अंदर जाते रहते हैं, सेल से बाहर आते रहते हैं। तो दूसरा जो होता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट विद इन द सेल। तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट विद इन द सेल, ये एक प्रोसेस हो जाती है विद इन द सेल। ये कुछ हैं कैरेक्टर 2 क्लास 10th की एनसीईआरटी में जिनको आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, आपको रखना ही पड़ेगा कि ये लिविंग
ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम लोग फिर रिटर्न होते हैं अपने उसी पे। जैसा कि आपने देखा लाइफ प्रोसेस हमारे 4 टाइप के हैं, 4 टाइप में हमने देखा, उसमें से एक किसी की हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो उसमें हम पहले देखते हैं न्यूट्रिशन देखते हैं क्या होता है। न्यूट्रिशन को अगर आपको डिफाइन करना है तो जैसा आपने अभी पढ़ा लाइफ प्रोसेस है तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म बाय विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट मटेरियल इज नोन एज न्यूट्रिशन, या इस तरीके से बोल सकते हैं, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि द न्यूट्रिशन इज अ लाइफ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट मटेरियल, ये अभी सही है। न्यूट्रिशन इज अ लाइफ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट मटेरियल, दिस इज नोन एज न्यूट्रिशन इज अ लाइफ प्रोसेस। ओके, अब देखेंगे न्यूट्रिशन जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप का होता है ना। जैसे आप जानते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। कुछ होते हैं जिनका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ना, जिनका क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है हम लोग देखते हैं, those organisms which obtain their nutrient material by the simple inorganic substance and make or synthesis their organic substance is known as autotrophic mode of nutrition। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या आप देखेंगे, एग्जाम्पल आपके देखेंगे प्लांट, क्या देखेंगे, प्लांट देखेंगे। क्या होता है, प्लांट जो होते हैं वो बहुत सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं और उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के तहत अपना ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल बना लेते हैं, है ना। तो देखते हैं प्लांट क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं, ऐसे एनिमल के जैसे वो बाहर से फूड नहीं लेते हैं, वो फूड खुद ही सिंथेसिस करते हैं। तो ये CO2 लेते हैं, H2O लेते हैं, ये सब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाते हैं अपना फूड जिसका नाम है ग्लूकोज, और कुछ बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी निकालते हैं। दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे सिंथेसिस द फूड दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ओके, तो ये तरीका होता है इनको अपना फूड बनाने का। ओके, अब देखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी 2 तरीके का हो जाता है। ऑटोट्रॉफिक में एक आ जाते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है ये फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए ये भी ऑटोट्रॉफिक है, ये भी ऑटोट्रॉफिक है, दोनों सेम है बट कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। ओके, बोथ आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। This is photoautotropic nutrition, this is chemoautotropic nutrition, both are autotrophic nutrition but there are some differences। क्या differences है, इसमें लिखा है फोटो, क्या लिखा है, फोटो, और इसमें क्या लिखा है, कीमो। फोटो मतलब होती है सनलाइट, फोटो मतलब सनलाइट, कीमो मतलब केमिकल, एक्चुअली में दोनों ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दोनों फूड स्वयं बनाते हैं, दोनों कार्बन के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज पर डिपेंड है। जैसे कि प्लांट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन, एंड ये भी कार्बन बाहर से ही लेगा, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, एनर्जी का। ये जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें ऑर्गेनिज्म सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वाटर लेगा बाहर से, बट जो एनर्जी लेगा, जिस एनर्जी के थ्रू अपने फूड को बनाएगा वो लेगा सनलाइट से। इसमें जो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसके एग्जांपल कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ये भी कार्बन के लिए बाहर डिपेंड है, कार्बन डाइऑक्साइड पे, हाइड्रोजन के लिए कभी सल्फर डाइऑक्साइड पे डिपेंड है, हाइड्रोजन सल्फाइड पे डिपेंड है, या फिर वाटर पे डिपेंड है। बट ये जो एनर्जी लेंगे वो केमिकल रिएक्शन से लेंगे, जैसे कुछ ऑक्सीडेटिव केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें कुछ एनर्जी इवॉल्व होती है, उनको दूसरे शब्दों में हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, एनर्जी निकलती है, उन्हीं एनर्जी का यूज करके ये लोग अपना फूड बना लेंगे। और इसके एग्जाम्पल में कुछ बैक्टीरिया आती हैं और कोई ज़्यादा है नहीं, उसमें है एक सल्फर बैक्टीरिया। कौन है, सल्फर बैक्टीरिया है। ओके, इसका एक बहुत बड़ा रेंज है, इसमें सारे के सारे प्लांट्स आ जाते हैं,
सारे के सारे प्लांट्स आ जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी आती हैं, कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं, कुछ जैसे प्रोटोजोन्स भी आ जाते हैं, जैसे यूग्लिना आता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो भी करता है, तो इनमें आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उम्मीद है ऑटोट्रॉफिक आपको कुछ समझ में आ गया होगा। हम लोग अब देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे होलोजोइक, क्या होते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरे होते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये कुछ तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोजोइक देखेंगे, होलोजोइक क्या होते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा फूड ले लेगा, अपने बॉडी के अंदर उस फूड को डाइजेस्ट करेगा, और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें देखेंगे जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, फूड को लेते हैं अपने बॉडी के अंदर रख लेते हैं। अब जो डाइजेशन हो रहा है इंटेस्टाइन में हो रहा है, बट वो बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन करता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द एनिमल, काऊ हैं, बफेलो हैं, गोट हैं, ये करते हैं। अमीबा भी ऐसे ही करता है, याद रखिएगा, अमीबा भी ऐसे ही करता है, अर्थवर्म भी ऐसे ही करता है। तो ये है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो अपने बॉडी के बाहर निकाल देते हैं फूड के ऊपर, और जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके अपने बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो फंजाई होता है। तो इसमें देखेंगे दो तरीके के हैं, एक तो है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दूसरा है सैप्रोजोइक। दूसरा क्या है, सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या है, सैप्रोफिटिक एग्जाम्पल कौन है, फंजाई है। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट होते हैं वो सिर्फ फिटिक मीन्स प्लांट, वो सिर्फ प्लांट से ही होते हैं, इसलिए सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सैप्रोजोइक देखेंगे तो इसमें जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट होते हैं जिनको अपने बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं वो होते हैं एनिमल के। किसके होते हैं, एनिमल के, इसलिए इसका नाम हो जाता है सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल कौन होएगा, एक ही आएगा और वो है फंजाई। क्या है, फंजाई है या फंगल है। ओके, तीसरा देखेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग देखेंगे, इसको रहने दे क्या। ओके, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं, है ना, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैरासाइट। तो इसकी डेफिनेशन होती है दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंड ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड शेल्टर। उनको दो चीज़ें चाहिए, अगर सिर्फ फूड लेके जाता है तो वो पैरासाइट नहीं है। जैसे कि मस्कीटो पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट कौन हो जाता है, जैसे कि लाइस होता है ना, लाइस जू, वो पैरासाइट है क्योंकि वो रहता भी है और खाना भी खाता है। खाने में आपका ब्लड एंड सेल्स की पार्ट्स कुछ खाता रहता है, तो ये हो जाते हैं पैरासाइट्स। ओके, तो पैरासाइट्स में हो जाते हैं जैसे कि लाइस एंड कैटल लाइस हो जाते हैं। अब इसमें भी अगर आप देखा जाए थोड़ा सा जानकारी के लिए, बाकी इतना क्लास 10th के लिए काफ़ी है, अगर आप थोड़ा सा और देखना चाहेंगे तो पैरासाइट्स आर टू टाइप। एक को बोलते हैं इक्टो पैरासाइट, इक्टो जो बॉडी के बाहर होता है इसको बोलते हैं इक्टो पैरासाइट। एक होता है इंडो पैरासाइट, एक क्या होता है, इंडो पैरासाइट। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्टो पैरासाइट्स दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंड फॉर फूड एंड शेल्टर एक्सटर्नल साइड ऑफ देयर बॉडी, जैसे कि लाइस, ये क्या है, इक्टो पैरासाइट है ना। एंड दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्रेजेंट इंटरनल साइड ऑफ आवर बॉडी दोज आर नोन एज इंडो पैरासाइट, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया एंड एस्कैरिस हो गया, है ना। तो ये लोग जो है इंडो पैरासाइट हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं। ओके, तो देखेंगे थोड़ा सा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन आगे हम देखेंगे डिटेल में। चलिए तो देख लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है, ये सब इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं जिसको बाद में सिंथेसाइज करके बनाता है ऑर्गेनिक मटेरियल, और बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ ऑक्सीजन कुछ H2O भी निकलते हैं। अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो ये आपका हो जाएगा 6
CO2 and 12 H2O and 6O2 and 6 H2O। तो इस तरीके से है, ये बैलेंस है और ये सही इक्वेशन है। इसका इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये गलत होगा, ध्यान रखना। अगर आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं और ये बनाते हैं C6H12O6 C6H12O6 एंड 6O2, ये देखेंगे तो सही है, ये भी बैलेंस है, सही है, बट इसको आप मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा। रीज़न ये है कि जो यहाँ ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में इवॉल्व होती है वो जाती है सिर्फ वाटर से। किससे जाती है? सिर्फ वाटर से जाती है। और अगर हम देखेंगे इसमें, अगर इस वाले इक्वेशन में देखेंगे जिसको मैं गलत बोल रहा हूँ, तो इसमें वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके एटम है, 6 एटम हैं, 6 मॉलिक्यूल वाटर के हैं और इस तरीके के ऑक्सीजन के 6 एटम हो रहे हैं। अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे मॉलिक्यूल में तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बन पाएंगे, जबकि यहाँ इवॉल्व कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन वाटर से नहीं आ रही, जबकि हमको पता है ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो सिर्फ वाटर से ही इवॉल्व होती है। तो ये वाला आप मत लिखिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, ये इक्वेशन आपका अभी सही है। अगर आप इसमें देखेंगे थोड़ा सा और डिटेल में तो क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय या फ्रॉम द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? आपने क्लास 9th में पढ़ा रहा होगा क्लोरोफिल क्या होता है ना। क्लोरोफिल क्या होता है आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि प्लांट के सेल में एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसके कुछ स्ट्रक्चर्स होते थे जिसको आप बोलते थे थाइलोकॉइड्स। क्या बोलते थे? थाइलोकॉइड्स बोलते थे। इसी थाइलोकॉइड्स पे अगर मैं एक थाइलोकॉइड्स यहाँ से ले लूँ, इसी थाइलोकॉइड्स पे कुछ पिगमेंट होते थे जिनका नाम क्या था? क्लोरोफिल। इसका नाम था क्लोरोफिल। और आपको पता था ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होता था ना, तो ये क्लोरोफिल्स होते हैं। तो क्लोरोफिल्स क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के थ्रू ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेकंड प्रोसेस हो जाता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। तो ये क्या करता है? कन्वर्जन करता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। किसमें? केमिकल एनर्जी। और कौन सा केमिकल बनता है आपको तो पता होगा, एटीपी में बनाता है। कुछ और भी केमिकल्स बनाते हैं जैसे कि NADH2 बनाता है, बट अभी अगर आप ना भी जानेंगे तो भी काम चल जाएगा, जान जाएंगे तो बहुत अच्छा है ना। तो ये कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड दीज केमिकल एनर्जी यूज फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये एनर्जी का यूज करता है वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में, और ब्रेक करता है हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। एंड थर्ड प्रोसेस हो जाता है कि रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो क्या कर देता है? जो CO2 है उसको रिड्यूस कर देता है। CO2 को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है कार्बोहाइड्रेट में। अगर आप रिडक्शन को जानते होंगे, इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ इसको समझाने के लिए। तो चलिए देखते हैं, रिडक्शन अगर आप जानते होंगे तो इसमें 3 प्रोसेस होती हैं, मतलब 3 चीज़ें हैं जिसके बेस पे हम लोग पहचान लेते हैं इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो उसमें से पहला ये है कि अगर हम किसी चीज़ को देखें, जैसे कि CO2 है एंड H2O से रिएक्शन करके बना रहा है C6H12O6 प्लस O2 बना रहा है। अगर हमें रिडक्शन देखना है तो हमको ये चीज़ देखना है, जैसे यहाँ एक कार्बन है, रिडक्शन के 3 प्रोसेस हैं। एक, ऑक्सीजन उसका निकल जाए तो रिडक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन उसमें जुड़ जाए तो रिडक्शन हो जाएगा। तीसरा है अगर किसी का इलेक्ट्रॉन
अगर किसी का इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो भी रिडक्शन हो जाएगा। इनमें से कोई एक या फिर तीनों या कोई दो होते हैं तो रिडक्शन होंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन, और ये अभी चेंज हो गया है इसमें। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक कार्बन 6 ऑक्सीजन, तो एक कार्बन पे 1 ऑक्सीजन, मतलब इसका जो रेशियो है कार्बन एंड ऑक्सीजन का 1:1 हो रहा है। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:2 है ना। तो क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन की हुई है कमी। क्या हुई है, ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। दूसरा क्या देखेंगे, एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स हैं, तो यहाँ एक भी नहीं, क्योंकि एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ देखेंगे एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन पड़ रहे हैं, क्योंकि 6 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन है। तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है 1:2 है। तो इस तरीके से ये रिडक्शन में 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो ऑक्सीजन निकली हैं, दूसरी हाइड्रोजन जुड़ी हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ ही गया होगा। तो इस तरीके से इसका हुआ है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरीके से ये फूड बन जाता है। एक और चीज़ देखेंगे, जब ये फूड बनाता है, जब प्लांट्स फूड बना लेता है तो वो इमीडिएटली यूज कर लेता है, और जो उसके कार्बोहाइड्रेट्स रह जाते हैं उनको वो स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है जिसमें ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्टोर कर लेता है फर्दर एनर्जी के लिए, है ना। एंड अगर इसको ट्रांसपोर्ट करना है, अगर प्लांट के बॉडी में ही, हाँ एक और चीज़ देखेंगे, अगर ये एनिमल के बॉडी में है, एनिमल के बॉडी में स्टोर करना है तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। अगर प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना है, क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे मान लो पत्ती में बना है, इसको जड़ तक पहुंचाना है, रूट तक पहुंचाना है, स्टेम तक पहुंचाना है, तो ये पहुंचाएगा सुक्रोज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में पहुंचाएगा, सुक्रोज के फॉर्म में, जो कि ये क्या है,